दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन क्लास की तरफ से। दोस्तों, हम लोग जो है आधुनिक भारत में कुछ टॉपिक करने जा रहे हैं आज। जो पहला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये सभी आने वाले पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है बिल्कुल। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। तो पहला पॉइंट जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है। वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध राष्ट्र कब घोषित कर दिया। तो 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया। तो 17 अक्टूबर 1939 को। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे हम। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। तो याद रखेंगे हम कि भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना जो वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था, उसके बाद जो है कांग्रेस नाराज हो जाती है और कांग्रेस नाराज होने के बाद सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया था। तो जब कांग्रेस के प्रांतीय विधानमंडलों ने 28 माह के बाद जब विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, तो मुस्लिम लीग जो है इसे खुशी के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में, धन्यवाद दिवस के रूप में मनाती है। तो वो कब मनाती है। तो 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है, एकदम डेट याद रखेंगे दोस्तों, है ना। डेट से एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है। तो 22 दिसंबर 1949 को। नेक्स्ट पॉइंट जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी। तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है। तो याद रखेंगे कि 1930 में मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, तो सबसे पहले एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी और किसने की थी। तो वो मोहम्मद इकबाल साहब ने की थी। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो चौधरी रहमत अली के द्वारा ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1933 में पहली बार किया गया था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, ये 1940 में। ठीक है, पाकिस्तान की मांग जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है, और वो 1940 में करते हैं लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था उसमें। नेक्स्ट पॉइंट कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा जो है सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान कब मनाया गया था। तो 23 मार्च 1943 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था। तो 23 मार्च 1943 को। एकदम डेट याद रखेंगे हम। ठीक है। फिर है एक पॉइंट है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, है ना। तथा सर्वोदय समाज की स्थापना जो है वो विनोबा भावे ने की थी। ठीक है, सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने की गई थी, है ना। और सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। आइए, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था, है ना। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिन लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो है वो कब किया गया था। तो 18 अक्टूबर 1940 को किया गया था।
ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ, डेट याद रखेंगे बिल्कुल, 17 अक्टूबर 1940 को, 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को एक द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध, है ना। और फिर जो है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे, है ना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता थे महात्मा गांधी। ठीक है ना। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही जो चुना गया था तो विनोबा भावे जी को चुना गया था। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय सत्याग्रही जो चुने गए थे वो जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे, है ना। फिर है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये मोहम्मद इकबाल का है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ठीक है। अब कुछ दोस्तों हैं कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उससे संबंधित गवर्नर जनरल हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी पूछा जाता है। इस पर भी जो है हम काफ़ी ध्यान से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि घटनाक्रम है साइमन कमीशन, है ना। तो साइमन कमीशन देखते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन है। तो साइमन कमीशन के समय गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड इरविन है। ठीक है। लॉर्ड इरविन है, याद रखेंगे, है ना। फिर है सांप्रदायिक पंचाट, है ना। तो सांप्रदायिक पंचाट 1932, तो लॉर्ड वेलिंगटन है, इसमें लॉर्ड वेलिंगटन है, याद रखेंगे, है ना। साइमन कमीशन जो है 1927 में आया था लॉर्ड इरविन के समय में। अगस्त प्रस्ताव, लिन लिथगो थे उस समय गवर्नर जनरल, अगस्त प्रस्ताव, है ना। फिर क्रिप्स मिशन के समय जो है वो लिन लिथगो ही है। ठीक है। फिर अगस्त प्रस्ताव लिन लिथगो और क्रिप्स मिशन भी लिन लिथगो। गवर्नर जनरल कौन है इस समय? तो लिन लिथगो हैं। ठीक है। वेवेल योजना, तो खुद वेवेल, लॉर्ड वेवेल ही है गवर्नर जनरल। और कैबिनेट मिशन जब आया तो उस समय भी लॉर्ड वेवेल जो है वो भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय थे। और माउंटबेटन योजना जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन इस समय गवर्नर जनरल वायसराय है। और बाल्कन प्लान, है ना, बाल्कन प्लान जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ही उस समय गवर्नर जनरल वायसराय है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध वाला टॉपिक जो है हम लोगों ने कर लिया। और फिर जो है हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो है कि ये क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, आधुनिक भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हर एक पीटी एग्जाम में लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? ठीक है। तो मार्च 1942 को, है ना। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो मार्च 1942 में की गई, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। ठीक है। तो परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। ठीक है। ये दोस्तों अब जो है हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या है। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया, है ना। ये क्रिप्स मिशन में कुछ वादे किए गए थे, उस मतलब कि वही उसके प्रमुख प्रावधान कहलाते हैं कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, है ना। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा और भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए जो है युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, है ना। और जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के नवनिर्वाचित जो है सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे, है ना, तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा और नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। यानी कि जिसको स्वीकार करना है वो स्वीकार कर ले, जिसको स्वीकार नहीं करना है ना, वो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। और जो नए संविधान को स्वीकार नहीं करता है ना, उसको अपना एक अलग संविधान अगर वो बनाना चाहे तो वो अलग संविधान बना सकता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक पॉइंट और था कि यदि जो है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, है ना। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास
होगा। ठीक है, इस बात का याद रखना है हमें कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, है ना, और जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और परंतु रक्षा मंत्रालय जो है ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वर्धा, है ना। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया वर्धा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? महात्मा गांधी। ठीक है, ये प्रस्ताव याद रखेंगे, ये वर्धा में पास किया गया है 14 जुलाई को, है ना। और उसके बाद अगस्त में जो है फिर ये बम्बई में जो वहाँ पर हो जाता है, महाराष्ट्र जिसे आज हम कहते हैं, है ना। तो वर्धा में यहाँ प्रस्ताव सिर्फ पारित किया गया है, स्टार्ट नहीं किया गया है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि होती है। देखिए, वर्धा प्रस्ताव पास हुआ था कहाँ? तो वर्धा में हुआ था। ठीक है, जुलाई के मंथ में हुआ था, लेकिन ये अब पुष्टि जो होती है ये भारत छोड़ो आंदोलन की, है ना, ये ग्वालियर टैंक में हो रही है। और कुछ संशोधन के बाद जो है 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर क्या है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक जो है वो किसकी संज्ञा किसको दी? तो संज्ञा जो थी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, फिर है कि नेक्स्ट पॉइंट जो है की चर्चा हम करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक वास्तुकार जो है वो यूसुफ मेहर अली को माना जाता है ना। ये फेमस किया गया गांधी जी के द्वारा, लेकिन वास्तविक वास्तुकार जो कौन थे? तो यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है क्या कि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, है ना। कि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, ये याद रखेंगे, विंस्टन चर्चिल थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर थे। ठीक है, महात्मा गांधी का साथ कौन दे रहे थे अमेरिकी पत्रकार? तो लुई फिशर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में है कि उनको गिरफ्तार करके पूना में रखा गया था आगा खां पैलेस में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? हम लोग ये देख रहे हैं दोस्तों कि एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था, है ना। हम लोग देख रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे, है ना। और ठीक है दोस्तों, एक मिनट, असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? चित्तू पांडे के द्वारा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1942 में। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी वर्ष 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। लॉर्ड लिन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो राजनीतिक फिरौती की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड लिन लिथगो ने। किनके आंदोलन को? तो गांधी जी के आंदोलन को। ठीक है, इन बातों को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक जो करते हैं इसमें हम लोग कि आज़ाद हिंद फौज, वेवेल योजना और शाही नौसेना विद्रोह,
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम लोग ये देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1942 को किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 को किया गया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार जो था ये मोहन सिंह ने सुझाया था। ठीक है, मोहन सिंह का नाम याद रखेंगे हम। आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है सर्वप्रथम मोहन सिंह जी के दिमाग में आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि जुलाई 1943 में 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किससे सौंपी थी, तो रास बिहारी बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया, तो सिंगापुर में किया। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया, तो सिंगापुर में किया। याद रखेंगे, सिंगापुर याद रखेंगे। ठीक है, फिर सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः कौन कौन थे, तो सुभाष ब्रिगेड, ठीक है, फिर नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा, ठीक है, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा, तो जापान को सौंपा था। जापान ने सौंपा था सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप दिया था उसे। ठीक है, फिर है कि लिस्ट पॉइंट के सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण दिया गया। वो नया नामकरण क्या था, तो शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप, यानी कि अंडमान को शहीद द्वीप कहा गया और निकोबार को स्वराज द्वीप कहा गया। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, ये 6 जुलाई 1944 को प्रसारण हुआ था आज़ाद हिंद फौज के रेडियो से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ठीक है, दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान की गई थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। ठीक है, वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। ठीक है, और इनमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो एवं शाहनवाज खान, ये नाम याद रखेंगे तीनों अभियुक्तों का। ठीक है, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान, ठीक है, को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के कारण जो है, किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया, तो लॉर्ड वेवल। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया, तो लॉर्ड वेवल के द्वारा क्षमा कर दिया गया। ठीक है, वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो C राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया CR फॉर्मूला। ठीक है, भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई, तो 14 जून 1945 को। ठीक है दोस्तों, वेवल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो वेवल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, तो कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, किन्हें गौरव प्राप्त है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। ठीक है, 6 वर्षों तक लगातार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो भूला भाई देसाई। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो भूला भाई देसाई। ठीक है,
भूलाभाई देसाई। फिर आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 19, ये डेट बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों कि 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, कांग्रेस ने मदद की थी आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति बना करके, और अध्यक्ष थे भूलाभाई देसाई। ठीक है। शाही नौसेना विद्रोह के बारे में हम जानेंगे कि 18 से 23 फरवरी 1946 1946 में, जो फरवरी माह में 18 से लेकर 23 तारीख के बीच जो है शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह की शुरुआत जो है 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIM, ठीक है, HMIM तलवार, HMIS तलवार, ठीक है, HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। ठीक है। एक नौसैनिक जहाज था जिसका नाम था HMIS तलवार के 1100 जो नाविक थे उसने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। फिर सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए। BC दत्त जो थे वो नाविक थे और उन्होंने जहाज की दीवारों पर लिख दिया था भारत छोड़ो, तो उसी के आरोप में जो BC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सैनिकों की मांग की थी कि BC दत्त को छोड़ दिया जाए। ठीक है। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। ठीक है। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ठीक है। हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो दोस्तों हम लोग ये पॉइंट भी जो है काफ़ी अच्छे से कर लिए। अब हम लोग दोस्तों फिर जो है एक नया टॉपिक कर लेते हैं अभी, है ना, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी के थे, ठीक है, द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे, उसमें लेबर पार्टी के थे, तो भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल का गठन, उसी को हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये दोस्तों ये बिल्कुल डेट याद होना चाहिए। ठीक है। 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। ठीक है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई। ठीक है। और इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। 3 सदस्य थे टोटल जो नेतृत्व कर रहे थे कैबिनेट मिशन का, वो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये थे क्या, है ना, क्वेश्चन आएगा कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसमें क्या थे। तो ब्रिटेन में भारत मंत्री थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है। ब्रिटेन में भारत मंत्री थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा AV अलेक्जेंडर। ठीक है। AV अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो लगातार 6 साल तक रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवल। ठीक है। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो कांग्रेस के जो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी बापू के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था, है ना, पूर्ण समर्थन किया गया था। और कैबिनेट मिशन के कुछ प्रमुख प्रावधान भी जान लेते हैं, जबकि क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आता है। तो कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधानों में सबसे पहला प्रावधान जो है कि भारत की एकता बनाई रखी जाए। ठीक है दोस्तों, कि भारत की एकता बनाई रखी जाए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। ठीक है। मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी वो ठुकरा दी गई, अस्वीकार कर दी गई। फिर है कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। ठीक है। भारत क्या होगा? एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है। जो संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा उसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो कैबिनेट मिशन को स्वीकारा गया और मुस्लिम लीग द्वारा जो है तुरंत प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। वो कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए? तो ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था, तो ये मुस्लिम लीग जो थी काफ़ी आक्रामक हो गई और हिंसक गतिविधियों का सहारा लेने लगी। और नोआखली जो वर्तमान बांग्लादेश में है वहाँ पर काफ़ी खून खराबा हुआ, है ना, सांप्रदायिक दंगे हुए।
तो वहाँ पर शांत करवाने के लिए जो है नोआखली गांधी जी गए थे, जो आज के वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देख करके माउंटबेटन ने कहा था कि उन्हें कौन सी उपाधि जो है वो दी गई थी, है ना। तो उन्हें कहा गया था, माउंटबेटन ने उन्हें कहा था, उनके विवेक और साहस को देख करके कहा था कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है, कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगी? तो वह है महात्मा गांधी, ठीक है। 1922 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, तो ये विचार प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी, ये महात्मा गांधी ने कहा था। संविधान सभा के गठन का प्रावधान जो है किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? वो है कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन है। फिर है दोस्तों एक पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं जल्दी से कि जो है कि कैबिनेट मिशन योजना का अनुसार जो था वो जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, ठीक है, संविधान सभा का चुनाव हुआ कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में, जिनमें प्रांतों के लिए जो 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208 सदस्य जीते थे, मुस्लिम लीग के 73, 73 और 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए, ठीक है। और संविधान सभा का पहला सत्र जो आयोजित किया गया था वो था 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र आयोजित किया गया था। फिर है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये बिहार के ही रहने वाले थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भी बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का नियंत्रण दिया गया? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो किया गया था वो था 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। फिर है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों कि लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए, है ना। बाद में जो है मुस्लिम लीग जो है वो अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है, तो वह है 26 अक्टूबर 1946 को, ठीक है। अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था वो इस प्रकार था कि सदस्य कौन कौन थे और उन्हें विभाग कौन कौन से दिए गए थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भी सदस्य थे, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में थे। इनको दिया गया था कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को कई पद दिया गया था, है ना। तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी थे, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी इन्हीं के पास थे, जवाहरलाल नेहरू जी के ही पास थे, ठीक है। विदेश मामले भी थे, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी थे, ठीक है। अब आते हैं वल्लभ भाई पटेल जी पर, तो गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले, है ना। वल्लभ भाई पटेल जी के बाद गृह सूचना विभाग, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, ब्रॉडकास्ट विभाग जो था डिपार्टमेंट है, प्रसारण विभाग था, रियासत, है ना, फॉरेन अफेयर्स के मामले जो थे, रियासत संबंधी मामले जो हैं वो भी थे, ठीक है। फिर दोस्तों हैं कि बलदेव सिंह, ये इनका रक्षा विभाग दिया गया है बलदेव सिंह जी को, ठीक है। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, ठीक है। और आसफ अली जो थे वो उन्हें रेल विभाग दिया गया था, आसफ अली जी को रेल विभाग दिया गया था, ठीक है। और CH भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह की CH भाभा जो है कार्य खान तथा बंदरगाह की जिम्मेवारी दी गई थी CH भाभा, ठीक है। C राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, ठीक है, C राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा विभाग से थे। जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था, लियाकत अली खां को जो है वित्त विभाग मिला था, लियाकत अली खां के जो है वो वित्त विभाग मिला था। और वित्त विभाग जो था वो मुस्लिम लीग के थे लियाकत अली खां, और इनका काम ही था कि वो सारे कामों में अड़ंगा डालना, चूँकि वित्त इन्हीं के पास था ताकि अंतरिम सरकार ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाए, है ना। और
मुस्लिम लीग जो है अपनी मांग को मजबूती तरीके से मनवा सके। अशफाक उल्लाह खां के जानते हैं कि वो पहले मुस्लिम कारी थे और जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वो पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खां, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी दी गई थी। वह अशफाक उल्लाह खां का नाम याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी इनको। हाँ, ये हो गया दोस्तों। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरीके से हम लोगों ने पॉइंट को डिस्कशन किया मॉडर्न इंडिया के, और भी जो मॉडर्न इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों वो हम लाते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें, और तो हम अगला वीडियो जो है जल्द ही लाएंगे दोस्तों। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय जोश।